Hello students, today I will teach you Bal Govind Bhagat. It's a Rekha Chitra. Rekha Chitra. Students, this chapter is telling about a character that is Bal Govind Bhagat. This one Rekha Chitra is written by Ram Vriksha Benipuri. He was born in 1899 and died in 1968. His birth palace was Benipur Gaon, that is situated in which district? Muzaffarpur district, Bihar. Students, in nearby 1920 राम वृक्ष बेनीपुरी साहब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन। इन हिज चाइल्डहुड हिज पेरेंट्स वर डाइड, दोनों ही मर गए थे, तो इनका जीवन बहुत ज़्यादा अभाव में बीता था और ये स्टार्टिंग 10th क्लास के आसपास ही रिटन वर्क में आ गए थे, लेखन करने लग गए थे और इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृक्ष बेनीपुरी साहब को। नाम इन बाल गोविंद भगत ये कौन सी स्किल है? रेखा चित्र। इसमें उनकी पर्सनैलिटी, उनका रहन सहन सब कुछ बताया गया है और इसमें बाल गोविंद भगत की ग्रामीण रूप की सजीव झांकी देखने को मिलती है। सजीव झांकी means when we will read this chapter, when I will explain this chapter, तो माइंड में सब कुछ सामने चलता हुआ नज़र आता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। बाल गोविंद भगत एक कैरेक्टर है जो हमारे सामने हैं और वो ये सारी चीज़ें उनके साथ चल रही हैं। नाउ दिस चैप्टर, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मीन्स दीज थिंग्स वी विल लर्न सेम एज इट इज। सेम लर्न करनी है एग्जाम के लिए, बिकॉज क्वेश्चन हो सकता है कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था, बाल गोविंद भगत कैसे लगते थे। बाल गोविंद भगत कैसे थे? मंझोले कद के। मंझोले ना बहुत ही ज़्यादा लंबा और ना बहुत ही ज़्यादा छोटा, बीच का। मंझोले कद के और गोरे चिट्टे, गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। नियर बाय 60 years old, 60 साल। वी कांट राइट इन एग्जाम। मंझोले कद के लंबे आदमी थे, गोरे चिट्टे काले थे, बिकॉज इन योर बिफोर वन चैप्टर ऑल्सो नेताजी का चश्मा, देयर वॉज ऑल्सो वन रेखा चित्र अबाउट दैट पान वाला। तो पान वाले के लिए हम ये नहीं लिख सकते कि वो गोरा चिट्टा आदमी था। कंफ्यूज नहीं होना है, इट विल बी इन दैट, जो सेम जिसका है उसी का रहेगा। और बाल पक गए थे। बाल कैसे थे? पके हुए थे। बाल पके होना मीन्स बाल सफ़ेद होना। ऑफ कोर्स ही वो 60 years old, नियर बाय 60 years old, बाल सफ़ेद होना जायज़ है। देन लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। लंबी दाढ़ी और जटाजूट। जटा इज़ द सिनोनिम ऑफ बाल, कि बहुत ज़्यादा बड़े बाल नहीं थे, बहुत ज़्यादा घनी बियर्ड नहीं रहा करती थी, बट फिर भी उनका जो चेहरा है वो हमेशा किससे कवर रहता था? बियर्ड से कवर रहता था। हमेशा उनके चेहरे पर दाढ़ी रहा करती थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कपड़े कम पहनते थे। दाढ़ी से चेहरा ढका रहता था। दाढ़ी से चेहरा
ढका रहता था। एंड कपड़े कम पहनते थे। कपड़े कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र। और इन कपड़ों में क्या क्या बताया है रामवृक्ष बेनीपुरी साहब ने कि कपड़े में क्या थी, एक तो लंगोटी मात्र, लंगोटी थी, और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीरपंथी फॉलोवर ऑफ कबीर कि जो पंथियों की सी कनफटी टोपी। स्टूडेंट्स, कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी वाई? बिकॉज कबीर पंथी हु वॉज बाल गोविंद भगत वॉज अ बिग फॉलोवर ऑफ कबीरा। कबीर के बहुत ही बड़े फॉलोवर रहे हैं बाल गोविंद भगत साहब। तो वो क्या पहनते थे, एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की किसी कनफटी टोपी। कनफटी मीन्स जो कानों तक आती थी, कानों तक आती है। इन योर चैप्टर हियर इज वन पिक्चर ऑल्सो इन दैट दिस इज ही इज बाल गोविंद भगत, जिन्होंने टोपी पहन रखी है, लंगोटी बांध रखी है। सो यू कैन सी दिस वन टोपी। एंड जब जाड़ा आता, जाड़ा सर्दी, विंटर, जब विंटर सीजन आता था तो एक काली कमली ओढ़े रहते थे। तो इसमें इन कपड़ों में क्या और ऐड हो जाता था, एक काली कमली। काली कमली, कमली मीन्स कंबल, एक कंबल और ओढ़ लेते। एंड मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, और मस्तक पर, मस्तक माथा, ललाट, फोरहेड, माथा, उस पर क्या लगाए रखते थे, रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन। मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा होता था, जो एक नाक के छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। स्टूडेंट्स, टीके अनेक प्रकार के होते हैं, तिलक अनेक प्रकार के होते हैं। कोई टीका ऐसा लगाया जाता है, कोई टीका ऐसा लगाया जाता है, कोई टीका सीधा लगाया जाता है, और कोई टीका यूं लगाया जाता है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं टीके लगाने के। So these types of things we can see। तो यहाँ पे जो बाल गोविंद भगत थे वो कैसा टीका लगाते थे, बाल गोविंद भगत हमेशा रामानंदी चंदन लगाया करते थे, जो नाक के एक छोर से होकर दूसरे छोर तक पहुँचता था। एंड गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला। गले में क्या होती थी, तुलसी की जड़ों की, तुलसी की जड़ों की माला, की माला। नाउ माला पहने होते थे, बांधे रहते थे। अब बात आती है कि यदि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, वी कांट चेंज एनीथिंग फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स वी विल राइट सेम टू सेम, वी कांट मेक हियर सम एनी चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेल्फ। अब क्या क्या लिखना है फ्रॉम स्टार्टिंग। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। वे 60 साल के आसपास के थे। बाल पके हुए थे, मीन्स बाल सफ़ेद आ चुके थे। दाढ़ी से चेहरा हमेशा ढका रहता था। बहुत ज़्यादा लंबे बाल नहीं थे, लेकिन दाढ़ी से चेहरा ढका रहता था। और कपड़े कम पहनते थे। कपड़ों में क्या क्या पहनते थे, लंगोटी, कबीर पंथियों की सी टोपी, और विंटर सीजन आने पर, जाड़ा सर्दी आने पर काला कंबल ओढ़ते थे।
सिर पर रामानंदी टीका लगाए रखते थे, रामानंदी चंदन लगाए रखते थे, चंदन का टीका लगाए रखते थे जो नाक के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता था, और उनके गले में हमेशा तुलसी की जड़ों की बेडोल माला रहा करती थी। सो दीज ऑल थिंग्स वी विल राइट इन बाल गोविंद भगत रेखा चित्र। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब जब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि उनका रहन सहन क्या था, इट इज़ लुकिंग लाइक अ सन्यासी, कि ऐसा तो कोई सन्यासी ही करता है, ऐसे कपड़े तो सन्यासी ही पहनता है, ऐसी वेशभूषा, ऐसा रहन सहन तो सन्यासी का ही होता है। सो इट इज़ रिटन हेयर, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, वे बिल्कुल गृहस्थ थे। यहाँ बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे, गृहस्थ। उनके गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, हु इज मुझे हेयर, मुझे इस राम वृक्ष बेनी पुरी, कि गृहिणी की जो उनकी पत्नी है, गृहिणी उनकी पत्नी, उसकी तो मुझे याद नहीं। हाँ, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। पतोहू, पुत्र वधू, पुत्र वधू, इनको तो किसने देखा था? राम वृक्ष बेनीपुरी साहब ने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, कि इनकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी और एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते, बाल गोविंद भगत साधु थे। लेकिन वो जिंदगी कैसी जीते थे? सब कुछ था, परिवार था, खेती बाड़ी थी। आफ्टर दैट ऑल्सो ही वॉज लिविंग लाइक अ मॉन्क, साधु, साधु की तरह जीवन बिताते थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। हाउ यू विल डिफाइन ए मॉन्क? मॉन्क मीन्स साधु। कैसे उसको डिफाइन करोगे? वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आती थी, उतरती थी? बाल गोविंद भगत के लिए वो सारी चीज़ें उतरती थी। आफ्टर उन्होंने बताया है कि कबीर को साहब मानते थे। फर्स्टली ही टोल्ड, राम वृक्ष बेनीपुरी साहब टोल्ड, कि जो सर पर कौन सी टोपी पहनते थे? कबीरपंथी टोपी पहनते थे। मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड कि वो कबीर के बहुत बड़े फॉलोवर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि वे कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। साहब मीन्स भगवान, कि कबीर को ही अपना ईश्वर मानते थे, कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। हाउ मेनी रूल्स ही मेड? हु? कबीर। ही वॉज वेरी बिग फॉलोवर ऑफ कबीर। जितने रूल्स बनाए थे उन सबको कौन मानते थे? बाल गोविंद भगत मानते थे। कबीर के ही गीत गाया करते थे, कबीर के ही नियमों का पालन किया करते थे, नियमों का पालन। और कबीर को ही क्या मानते थे? कबीर को ही वो अपना साहब मानते थे। एंड उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। सो दीज ऑल थिंग्स वी कैन राइट इन हिज बिहेवियर। झूठ नहीं बोलते थे, झूठ नहीं बोलते। एंड खरा व्यवहार करते, खरा बिल्कुल प्योर व्यवहार, बिहेवियर, कि जो उनका बिहेवियर था वो बिल्कुल खरा था, बिल्कुल सच्चा व्यवहार था, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं हुआ करती थी। इस नियम एंड किसी को भी दो टूक बात करने में, दो टूक बात करना, इट्स अ मुहावरा, दो टूक बात करना। दो टूक बात कहना मीन्स बिना संकोच के कहना, बिना संकोच के सीधा कहना, सीधा कहना, कि जो सही है वो सही है और गलत है सो गलत है। सीधा कहना मीन्स किसी बात को भी वो घुमा फिरा कर नहीं कहते थे। किसी से झगड़ा खामखा
बिना फालतू झगड़ा मोल नहीं लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। मीन्स किसी की भी चीज़ हो वो बिना व्यवहार में मीन्स व्यवहार में लाने से पहले, उसको यूज़ करने से पहले क्या तो किसी से पूछते थे, और लेकिन बिना पूछे वो कभी भी किसी भी चीज़ को छुआ भी नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल मीन्स लोगों में ऐसा विषय होता था कि बाल गोविंद भगत कैसे इंसान है, अगर छोटी सी चीज़ के लिए भी बिना परमिशन के उसे टच तक नहीं करते तो लोग उसे बहुत ही आश्चर्य की दृष्टि से देखा करते थे। तो लोगों में ये भी कौतूहल का विषय बन जाता कि कैसे इंसान है, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं। Then it is written here, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। उनका मानना क्या था? ठीक है, वो गृहस्थ थे, गृहस्थी थी उनके, लेकिन उनके पास जितनी भी चीज़ें थी वो क्या मानते थे कि वो सारी चीज़ें उनके साहब कौन थे? कबीर दास जी थे। तो वह कबीर के लिए ही अपनी सारी चीज़ों को मानते थे कि नथिंग इज़ फॉर मी, ऑल थिंग्स आर ऑफ कबीरा, उनके साहब की हैं। आफ्टर दैट राम वृक्ष बेनीपुरी साहब ने बताया है कि जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब का दरबार, कबीर का दरबार, जिसे क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। कि खेती बाड़ी में जितनी पैदावार होती उसे पीठ पर लादते, पैदावार उसे लादकर कबीर के मठ पर लेके जाते। कबीर, और जो उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था, और इस मठ की दूरी कितनी थी? इस मठ की दूरी घर से थी 4 कोस। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम यू कांट राइट 2 कोस 3 कोस, वी विल राइट ओनली 4 कोस। 4 कोस की दूरी पर था एक कबीर पंथी मठ से मतलब है यहाँ जो बताया है कबीर का दरबार, उस दरबार का मतलब क्या है? कबीर जी का मठ। फर्स्टली आई टोल्ड, वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उन्हें उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। मीन्स जितनी पैदावार होती उसे मठ में किसके रूप में दे देते? भेंट के रूप में। हमारे द्वारा मंदिर में चढ़ाए जाने वाला जो चढ़ावा होता है दैट इज नॉन एज भेंट, और उस भेंट के बदले में जो हमें थोड़ा कुछ मिलता है दैट इज नॉन एज प्रसाद। प्रसाद के रूप में जो कुछ भी मिलता है वही उसी से क्या चलाते? अपनी गुजर चलाते। गुजर मीन्स अपना जीवन यापन करते, जीवन यापन, अपना जीवन यापन करते। उसे इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। हु इज मैं हेयर? मैं इज राम वृक्ष बेनीपुरी, कि मैं तो उनके मधुर गान पर बहुत ही ज़्यादा मुग्ध था। मुग्ध मीन्स जो उनका मधुर गान था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, सदा सर्वदा हमेशा सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, वे कबीरा के सारे पद गाया करते थे जो बिल्कुल सजीव हो उठते थे। आफ्टर दैट आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़, it is written here आषाढ़, but correct form of the word is आषाढ़। आषाढ़ की रिमझिम है, रिमझिम हल्की हल्की फुहार गिर रही है। ओके, बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन दिस हिंदी मंथ नेम। हिंदी मंथ नेम, जो हिंदी मंथ नेम है, बिकॉज इन दिस चैप्टर मैनी टाइम इट विल कम। हिंदी मंथ नेम है, जो हिंदी महीना होता है वो कहाँ से शुरू होता है? चैत्र से। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ,
आषाढ़, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पोष, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष माघ और फाल्गुन। दीज 12 मंथ्स हिंदी मंथ नेम। अब जो अंग्रेजी महीना जनवरी है वो कौन से महीने से शुरू होता है, ये सारा डिफरेंट चलता है, क्योंकि जो हमारा चैत्र है, चैत्र आता है हमारा स्टार्टिंग लास्ट ऑफ मार्च एंड स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। वैशाख अप्रैल, स्टार्टिंग ऑफ लास्ट ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। नाउ लिसन केयरफुली। जो हमारा हिंदी मंथ काउंट किया जाता है चैत्र स्टूडेंट्स कब आता है, जब नवरात्र स्थापना की जाती है, और नवरात्र स्थापना होती है मार्च में। तो आधा मार्च और आधा अप्रैल दोनों मंथ्स में मिलकर क्या बनता है, चैत्र बनता है। उसके बाद में लास्ट ऑफ अप्रैल स्टार्टिंग ऑफ मई दैट विल बी वैशाख, स्टार्टिंग लास्ट ऑफ मई स्टार्टिंग ऑफ जून ज्येष्ठ, जून जुलाई आषाढ़, जुलाई अगस्त श्रावण, अगस्त सितंबर भाद्रपद, सितंबर अक्टूबर आश्विन, अक्टूबर नवंबर कार्तिक, नवंबर दिसंबर मार्गशीर्ष, दिसंबर जनवरी पौष, जनवरी फरवरी माघ एंड फरवरी मार्च फाल्गुन। स्टूडेंट्स नाउ सी, जो सबसे गर्म महीना माना जाता है हिंदी मंथ्स के हिसाब से वो होता है ज्येष्ठ, मई और जून, लास्ट ऑफ मई और स्टार्टिंग ऑफ जून सबसे गर्म महीना माना जाता है। और आषाढ़ जो कि चैप्टर में आया है, आषाढ़ में रिमझिम शुरू हो जाती है, श्रावण जुलाई अगस्त नियर बाय रक्षाबंधन बारिश स्टार्ट हो जाती है, भाद्रपद आश्विन, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, लास्ट ऑफ अक्टूबर स्टार्टिंग ऑफ नवंबर दिवाली आती है, मार्गशीर्ष पोष और माघ।
मार्गशीर्ष में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर और लास्ट ऑफ नवंबर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। बट पोष लास्ट ऑफ दिसंबर स्टार्टिंग ऑफ जनवरी सबसे ज़्यादा ठंड का टाइम। मार्च, जनवरी, फरवरी, then Falgun, month of Holi, that will be in February and March. Last of Feb, starting of March, then again it will be start from Chaitra. So these were Hindi month name. So here is written, आषाढ़ के रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, समूचा सारा का सारा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी मीन्स चावल की खेती की जाती है, उसमें चावल को रोपा जाता है। हल चलाए जा रहे हैं और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। एंड फ्रॉम हेयर वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। नाउ ओवर, सो यू विल रीड इट केयरफुली।